किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखिए क्योंकि धोखा और शाबाशी पीछे से ही मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार यूपी लखनऊ से। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में एक सेठ जी होते हैं और वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही हँसी-खुशी जीवन बिता रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्रेम विवाह करे होते हैं और दोनों का जीवन बहुत ही अच्छे से बीत रहा होता है। एक बार उस राज्य के राजा अपनी रानी के साथ राजमहल के ऊपर छत पे जा टहलने के लिए जाते हैं, चाँद-तारों को देखने के लिए जाते हैं। चाँद-तारों को देखते-देखते जब उनकी नज़र अपने राज्य के नीचे जनता पे पड़ती है, तो सभी के घरों में अंधेरा होता है, लेकिन उस सेठ जी के घर में एक मशाल जल रही होती है उनके छत पे। राजा-रानी से पूछते हैं कि सभी घरों में अंधेरा है, लेकिन इनके यहाँ मशाल जल रही है, आखिर क्या मामला है? रानी कहती है कि राजा जी, ये जो सेठ जी हैं, अपने पति से इन्होंने प्रेम विवाह किया है और दोनों सेठ-सेठानी दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही हँसी-खुशी से रहते हैं। और उन्होंने अपनी निशानी के रूप में, प्रेम निशानी के रूप में उन्होंने कहा है कि ये मिसाल आजीवन रात में जलता रहेगा। तो इसी कारण से ये मसाल रात भर जलता है राजा जी। राजा कहते हैं कि ज़रूर वो उस घर का जो सेठ होगा, वो बहुत ही समझदार व्यक्ति होगा और परिवार को लेके चलना जानता होगा, इसलिए उनको में प्रेम बना हुआ है। रानी कहती है नहीं, उस घर की जो महिला है वो बहुत ही समझदार है, उसको रिश्तों की अच्छी परख है। वो रिश्तों को सँभालना और सँजो के चलना जानती है, इसलिए इन दोनों का प्यार बना हुआ है। इस बात को लेके राजा और रानी में बहस होने लगता है। राजा कहते हैं बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, इन दोनों की परीक्षा ले ली जाए कि इन दोनों में प्यार कौन ज़्यादा करता है। रानी तैयार हो जाती हैं। अगले दिन रानी जो होती हैं, अपने एक दास को भेजती हैं और सेठ के घर भेजती हैं कि सेठ के पास मेरा एक संदेशा लेकर जाइए और उनको बताइए। दास जो होता है, महारानी का संदेशा लेकर जाता है सेठ के पास और सेठ जब घर से बाहर निकलते हैं तो सेठ से कहता है कि हमारी जो महारानी है वो आपके ऊपर मोहित हो गई हैं और आपसे विवाह करना चाहती हैं और उन्होंने ये संदेशा दिया है। मुझे बताते हुए बड़ा संकोच लग रहा है, मैं कैसे बताऊँ? सेठ कहते हैं कि आप संदेशा निसंकोच बताइए कि क्या क्या संदेशा है महारानी का? वो दास कहता है कि महारानी ने कहा है कि वो आपसे विवाह करना चाहती है। अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें तो आपसे विवाह कर लेंगी। वो सेठ कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी के साथ जीने-मरने की कस्में खाई हैं, अब मैं अपनी पत्नी को बेहद बहुत प्रेम करता हूँ और रानी जी से जाके कह दीजिए कि आप ही नहीं, 1000 रानियाँ मेरी पत्नी पे निछावर हैं। मैं अपनी पत्नी को कभी छोड़ नहीं सकता, कभी मार नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत सच्चा प्यार करता हूँ। दास संदेशा लेकर रानी के पास जाता है और बताता है कि सेठ जी ने ऐसे-ऐसे कहा है। अब बारी आती है राजा की। राजा जी एक दासी को बुलाते हैं और जब वो सेठ अपने काम पे चला जाता है, तो राजा जी दासी को संदेशा देकर भेजते हैं कि जाओ मेरा संदेशा उस सेठ की पत्नी को दे के आओ। दासी जाती है दासी जाती है और दासी जब जाती है तो वहाँ पे सेठानी निकलती हैं घर से। सेठानी को कहती है दासी कि हमारे राजा जी ने आपको एक संदेशा दिया है कि अगर आज आप अपने पति की हत्या कर देती हैं, तो राजा जी आपसे विवाह कर लेंगे और आपको इस राज्य की महारानी बना देंगे। दासी का संदेशा सुनकर सेठानी कहती है कि ठीक है, मुझे राजा जी का प्रस्ताव मंज़ूर है। आप राजा जी को जाके बता दीजिए कि आज रात में 2 से 3 बजे के बीच में जब ये मशाल जलनी बंद हो जाएगी, तो आप समझ जाइएगा कि मैं सेठ जी को मारने जा रही हूँ। ये संदेशा देकर सेठानी ने दासी को भेज दिया। दासी जाती है, राजा को बताती है ऐसी-ऐसी बात है। राजा पूरी तैयारी के साथ एक सेना की टुकड़ी तैयार करते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात होगी, तो उस सेठानी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हमें ध्यान देना है कि वो सेठानी आज रात सेठ की हत्या न कर पाए। रोज की तरह सेठ जी आते हैं रात में, अपनी दुकान बंद करके आते हैं और रात में खाना-पीना खाते हैं, आराम करते हैं और आराम करने के बाद रोज की तरह दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद राजा जी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि क्या वाक़ई में ये सेठानी 2 से 3 बजे के बीच में इस मसाल को बुझा देगी और अपने सेठ की हत्या कर देगी। इस इंतज़ार में राजा अपने महल के ऊपर खड़े होते हैं और अपने सैनिकों को ये आदेश दिए होते हैं कि जैसे ही ये मशाल बुझेगी आप तुरंत उस सेठ के कमरे में चले जाना और अगर वो सेठानी अपने सेठ की हत्या करने जा रही होगी तो उसको गिरफ्तार कर लेना। राजा भी देखते हैं मशाल जलती रहती है, राजा भी महल से नीचे आ जाते हैं
और उस मसाल के बुझने का इंतजार करते हैं, और जब रात में 2 से 3 बजता है तो मसाल बुझ चुका होता है। जैसे ही मसाल बुझता है, राजा अपने सैनिकों के टुकड़ों के साथ उस महिला के, उस सेठ के घर में घुस जाते हैं और देखते हैं कि जो सेठानी होती है तब तक वो खेल कर चुकी होती है। वो सेठ के लिए दिन में रस्सी बनाती है, रस्सी का फंदा बनाती है, और जब राजा और सैनिकों की टुकड़ी उनके घर में जाती है तो वो सेठ फांसी के फंदे पर लटक रहे होते हैं। वो रानी उनको खाने में नशे की दवा मिलाकर उनको फांसी के फंदे पर लटका चुकी होती है, और फांसी के फंदे पर लटकाने के बाद जाके मिसाल को बुझाती है। इसलिए राजा उस सेठ को नहीं बचा पाते हैं। उस सेठानी को राजा गिरफ्तार कर लेते हैं और जंगल और जेल में डाल देते हैं। राजा इस घटना से बहुत दुखी होते हैं कि उनकी वजह से आज एक व्यक्ति की जान चली गई। वो पूरी महिला जात से नफरत करने लगते हैं और अपने सेनापति को बुलाते हैं और सेनापति से कहते हैं कि ऐसा-ऐसा हो गया है, मेरा पूरी महिला जात से नफ़रत हो गया है मुझे। मैं जंगल में शिकार करने जा रहा हूँ, और जब मैं लौट के आऊँगा शाम को, तो तुम्हें महारानी के साथ-साथ इस राज्य की जितनी महिलाएँ हैं, सबका सर कटा होना चाहिए। जब तक मैं लौट के आऊँगा तुम सबका सर काट देना, और महारानी का भी सर काट देना, क्योंकि सारी महिलाएँ एक जैसी होती हैं, सब धोखेबाज होती हैं। ये कहकर राजा शिकार करने चले जाते हैं जंगल की ओर, और सेनापति बहुत घबराया होता है। घबराते हुए अपने घर पे आता है अपने पिताजी से, जो एक समय उन राजा के पिताजी के साथ सेनापति रहे होते हैं। अपने पिताजी से सारी बात बताता है सेनापति कि राजा ने ऐसा-ऐसा कहा है, अब मैं क्या करूँ? सेनापति के पिताजी कहते हैं, तुम घबराओ नहीं बेटा, तुम छुप जाओ, और मैं भी इस राजा के पिताजी के साथ एक समय में सेनापति रहा हूँ, तो तुम छुप जाओ, बाकी सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। राजा जब शिकार करके लौट के आते हैं तो देखते हैं कि उस राज्य की सारी महिलाएं अपना-अपना काम कर रही होती हैं, अपने-अपने काम में व्यस्त होती हैं। राजा को ये देखकर बहुत गुस्सा लगती है और वो सेनापति को ढूँढते-ढूँढते अपने महल में आते हैं। सेनापति को ढूँढते हैं, सेनापति नहीं मिलता है तो उसके घर पे जाते हैं, और घर पे जाके जब वो आवाज़ देते हैं सेनापति, सेनापति, तो उनके पिताजी निकलते हैं और राजा कहते हैं कि तुम्हारा लड़का कहाँ है? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि महाराज, वो मेरा लड़का आज पता नहीं कहाँ है, मैं उसको काफ़ी समय से ढूँढ रहा हूँ, वो मुझे भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आपकी जो बात है मेरी बात समझ में आ गई है, और राजा ने कहा कि उसने मेरे एक आदेश का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से पहले मैं उसका सर काटूँगा फिर बाकी कोई काम करूँगा। वो बूढ़ा आदमी कहता है, राजा जी सारी बातें सही हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले मेरी एक छोटी-सी अगर आप बात सुन लें, तो शायद आप अपना विचार बदल देंगे। राजा कहते हैं, बताओ क्या बात है? राजा कहते हैं, का सेनापति के पिताजी कहते हैं कि हे राजन, मेरे पास एक छोटी-सी कहानी है, इस कहानी को आप सुन लीजिए, और सुनने के बाद शायद आपका विचार बदल जाए। राजा गुस्से में होता कहता, ठीक है, जल्दी-जल्दी बताओ क्या बात है? र सेनापति के पिताजी कहते हैं कि राजा, आपके पिताजी के साथ मैं एक समय में सेनापति था, और जब हम जंगल में शिकार करने गए तो शिकार करते-करते मैं जंगल में खो गया और मैं रास्ता भटक गया। फिर अचानक से एक योद्धा आता है और मुझे रस्सी में बाँधता है, और रस्सी में बाँध के खींचता हुआ मुझे एक कब्रिस्तान की ओर ले जाता है। कब्रिस्तान के पास जब वो मुझे योद्धा लेके जाता है, तो मुझे लगता है कि योद्धा मुझे मार डालेगा, लेकिन वो योद्धा मुझसे कहता है कि मैं यहाँ पे 2 कब्र खोदनी है। एक कब्र मैं खोद रहा हूँ, दूसरी कब्र को खोदने में तुम मेरी मदद करो। हमने और उस योद्धा ने मिलके 2 कब्र खोदी, तो एक कब्र में तो मुझे लग गया कि ये योद्धा मुझे इस एक कब्र में डालेगा और दूसरे में किसी और को डालेगा। वो योद्धा उसी कब्रिस्तान के पास एक खंडहर होता है, खंडहर के ऊपर से एक सरकटी लाश फेंकता है मेरे पास, और उस सरकटी लाश को देख के लगता है कि इस आदमी की जान अभी भी ली गई है। उसके बाद सरकटी की लाश के साथ-साथ जब वो आता है, योद्धा जब नीचे आता है, खंडहर से नीचे आता है, तो एक लाश को लेके आता है जो सर कटा हुआ होता है, और उसका सर मेरे पास होता है। वो योद्धा कहता है, इस सर को इस कब्र में डालो, और सेना जो योद्धा होता है, वो उस सर कटी लाश को और सर को दोनों को मुझसे उस कब्र में डलवा देता है, और ऊपर से मिट्टी डालवा देता है। एक कब्र तो भर जाती है, लेकिन लगता है कि अब दूसरी कब्र मेरे लिए है, ये योद्धा मुझे मार के मुझे भर देगा। लेकिन वो योद्धा कहता, घबराओ नहीं, और ये कहते-कहते वो अपना मुखौटा हटाता है, तो मैं देखता हूँ कि एक राजकुमारी होती है, एक बहुत ही सुंदर कन्या होती है, और सुंदर कन्या होती है और कहती है कि आप घबराइए नहीं, मैं जानती हूँ कि आप इस राज्य के सेनापति हैं, और आप अपने राजा को जाके मेरा एक संदेश दे दीजिएगा। राजा से ये बता दीजिए कि आपके ही राज्य के एक राजकुमार ने मेरे पति
कि हत्या कर दी, मेरा परिवार बिखेर दिया। वो मुझसे मोहित हो गया था और मुझे पाने की चाहत में उसने मेरे पति की हत्या कर दी। और इस कब्र में जो हमने अभी भी लाश को दफनाया है, ये उसी राजकुमार की है। और ये कहते-कहते वो कन्या, जो सुंदर कन्या थी, उसने अपना गला काट लिया और कहा कि इस कब्र में मुझे दफना देना, अब मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। ये कहते हुए उसने अपना गला काट दिया और मैंने उसको दफना दिया। तो राजन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक वो पत्नी थी, एक वो राजकुमारी थी जिसने अपने पति की चाहत में अपने पति के लिए अपने आप को, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और एक महिला वो थी जिसने आपसे शादी करने के लिए अपने पति को ही मार डाला। मैं राजन आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो इस नफ़रत की आग में जल रहे हैं, आपने एक महिला की वजह से, एक महिला बेवफ़ा हो गई, एक महिला धोखेबाज हो गई, तो आपने सारी महिलाओं को धोखेबाज समझ लिया। लेकिन राजन, एक महिला वो भी थी जिसने अपने पति का बदला लिया और अपने प्राणों को अपने पति के लिए निछावर कर दिया। राजा को ये बात समझ में आ गई। राजा समझ गए थे कि सारी महिलाएं, सारे इंसान, सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। अगर किसी एक ने धोखा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी महिला भी धोखेबाज हो गई। राजा वहां से चुपचाप चले जाते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि आजकल के समाज में, आजकल के माहौल में जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे से धोखा खा जाता है तो पूरे समाज को वो धोखेबाज कहने लगता है। अगर कोई एक लड़की धोखा दे देती है तो लोग हर लड़कियों को धोखेबाज समझने लगते हैं, या कोई लड़का धोखा दे देता है तो पूरा समाज को धोखेबाज कहा जाता है। ऐसा नहीं है। किसी एक के चक्कर में हर इंसान को धोखेबाज नहीं कहता। अगर यहाँ पे बुरे लोग हैं तो यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, जिनकी वजह से दुनिया, समाज, सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये शिक्षा देती है कि समय कैसा भी आए, हर इंसान को एक जैसा नहीं समझना चाहिए और हर इंसान धोखेबाज नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ऐसे इंसान भी हैं जो अपने पति के लिए प्राणों की आहुति दे देते हैं, और बहुत से ऐसे पुरुष भी हैं जो अपनी पत्नी के लिए पूरे समाज से लड़ जाते हैं। जय हिंद दोस्तों।